हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का एक्सपर्ट डे चैनल में स्वागत है। आज का हमारा जो टॉपिक है वो है डेफिनाइट इंटीग्रेशन ऑफ पीरियोडिक फंक्शन। चलो देखो यहाँ पे डेफिनाइट इंटीग्रेशन ऑफ पीरियोडिक फंक्शन। सबसे पहले आपको ये जानना जरूरी है कि पीरियोडिक फंक्शन जो है वो क्या होता है। सबसे पहले क्या जानना है आपको कि व्हाट इज मीन बाय पीरियोडिक फंक्शन। आपको पता है कुछ फंक्शंस जिसके बारे में आप मुझे बता सकते हो, जैसे कि चलो साइन ऑफ एक्स, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में चलेंगे तो साइन ऑफ एक्स का पीरियड क्या है 2 पाई, कॉस एक्स का पीरियड क्या है 2 पाई, ओके ना। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन अगर आप लोगे तो उसका पीरियड क्या है 1। तो चलो देखो यहाँ से कांस्टेंट फंक्शन क्या है, कांस्टेंट फंक्शन भी पीरियोडिक फंक्शन है और उसका पीरियड क्या है इंफिनिटी। तो चलो देखो यहाँ पे आपको करना क्या है कि पीरियोडिक कैसे फाइंड करते हैं या फिर पीरियड होता क्या है। अच्छे से समझो यहाँ पे कि कोई भी फंक्शन अगर आप लोगे तो सम इंटरवल के बाद उस फंक्शन क्या करता है, खुद को रिपीट करता है। अगर उसका ग्राफ प्लॉट करोगे तो कुछ समय के बाद, कुछ टाइम के बाद या फिर कुछ वैल्यू के बाद जो ग्राफ है वो ग्राफ क्या करेगा, खुद को रिपीट करेगा। तो चलो देखो यहाँ पे अच्छे से साइन एक्स का ग्राफ आप सबको पता है 0, यहाँ पे लिया π/2, यहाँ पे लिया पाई, यहाँ पे लिया 3π/2, यहाँ पे लिया 2 पाई, यहाँ पे लिया 5π/2, यहाँ पे लिया 3 पाई, यहाँ पे लिया 7π/2 और यहाँ पे लिया 4 पाई। चलो देखो अच्छे से यहाँ पे साइन 0 की वैल्यू क्या है 0, π/2 की वैल्यू क्या है 1, पाई की वैल्यू क्या है 0, 3π/2 की वैल्यू क्या है -1, 2 पाई की वैल्यू क्या है 0, 5π/2 की वैल्यू क्या है +1, 3 पाई की वैल्यू क्या है 0, 7π/2 की वैल्यू क्या है -1, 4 पाई की वैल्यू क्या है 0। तो चलो देखो अगर हमने इसका प्लॉटिंग किया, इसका ग्राफ प्लॉट किया तो क्या मिलेगा, कुछ इस तरह से हमें मिलेगा। चलो देखो तो ये जो कर्व है, चलो देखो यहाँ से अपर हाफ, फिर लोअर हाफ, फिर अपर हाफ, फिर लोअर हाफ, फिर आगे क्या होगा अपर हाफ, फिर लोअर हाफ, इस तरह से। तो अच्छे से अगर आप देखोगे, इसे समझोगे तो यहाँ से यहाँ तक आपका जो फंक्शन है ये मूव हो गया, फिर यहाँ से यहाँ तक फिर से उसने क्या किया, रिपीट किया। तो ये जो कर्व है ये क्या हो रही है, फिर से यहाँ पे रिपीट हो रही है, फिर से यहाँ पे क्या हो रही है, रिपीट हो रही है। तो देखो इस इंटरवल के बाद 0 से यहाँ तक, इस इंटरवल के बाद ये जो पूरा सेम यहाँ पे आ गया, ये जो सेम यहाँ पे आ गया, मतलब इस इंटरवल के, ये जो इंटरवल है, इतने इंटरवल के बाद ये जो कर्व है, ये जो फंक्शन है, ये जो ग्राफ है, ये खुद को क्या कर रहा है, रिपीट कर रहा है। तो उस इंटरवल को हम क्या बोलते हैं, पीरियड बोलते हैं, जिससे फंक्शन खुद को क्या करेगा, रिपीट करेगा। इसका मतलब f of x इज इक्वल टू f of x प्लस t। तो t इतने टाइम इंटरवल के बाद, t इतने गैप के बाद ये जो फंक्शन है ये क्या आता है, सेम वैल्यू पे आता है, तो इसे हम क्या बोलते हैं, पीरियड बोलते हैं। तो चलो देखो देन t इज अ पीरियड ऑफ f of x। तो f of x का t क्या हो गया, पीरियड हो गया। तो सिंपल सी चीज है यहाँ पे आपको अंडरस्टैंड करने के लिए कि पीरियोडिक फंक्शन क्या होता है। इफ f of x plus t is again equal to f of x, then t is the period of that function। तो मैंने आपको ग्राफिकली भी समझाया, फिजिकली भी समझाया, तो यहाँ पे आपको पीरियोडिक फंक्शन क्या होता है ये क्लियर हो गया होगा। तो अब हमें क्या करना है, जब भी हम इस आर्टिकल को एडवांस लेवल पे स्टडी करते हैं, इसे हमने बोर्ड लेवल पे फिनिश्ड किया है, तो अब हमें इसे एडवांस लेवल में देखना है, जी मेंस के लेवल पे देखना है कि डेफिनाइट इंटीग्रेशन ऑफ अ पीरियोडिक फंक्शन। तो आपके पास अगर आपका फंक्शन पीरियोडिक है तो उसके इंटीग्रेशन पे आप किस तरह से एप्लीकेशन कर सकते हो। तो चलो देखो यहाँ पे इफ इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 टू n ऑफ t f of x dx, ओके ना, वेयर n क्या है आपका, n इज इंटीजर, n बिलोंग्स टू i, o क्या है, इंटीजर है, एंड t क्या है, t इज पीरियड, t इज पीरियड ऑफ f of x। तो फिर इस तरह से अगर आपका फंक्शन है इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 टू n ऑफ t f of x dx, n कोई भी इंटीजर है, n बिलोंग्स टू i है और t क्या है, इस f of x का पीरियड है,
तो फिर इस इंटीग्रल को आप कैसे लिख सकते हो, n इंटू इंटीग्रेशन ऑफ 0 टू t f ऑफ x dx, इस तरह से लिख सकते हो। तो देखो पीरियड का फंक्शन का एप्लीकेशन करने के बाद हमारा इंटीग्रल जो इस तरह का था वो आसानी से क्या आ जाएगा, सॉल्वेशन फॉर्म में आ जाएगा, तो फिर हम उसे आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो चलो देखो यहाँ पे अगर इस तरह का है इंटीग्रेशन फ्रॉम x टू x प्लस टी, तो यहाँ पे ये जो x का इफेक्ट है ये कैंसिल हो जाएगा, dx इज इक्वल टू क्या आएगा, इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 टू t f ऑफ x dx आएगा। इसका मतलब ये जो इंटीग्रल है ये क्या होगा, इंडिपेंडेंट ऑन x, इंडिपेंडेंट ऑन x, ये जो इंटीग्रल है आपका क्या होगा, x पे इंडिपेंडेंट हो जाएगा। तो देखो इंटीग्रेशन फ्रॉम x टू x प्लस टी एफ ऑफ एक्स dx अगर है तो इसे सीधा आप क्या लिख सकते हो, 0 टू t एफ ऑफ एक्स dx, इस तरह से लिख सकते हो। तो इसका मतलब ये जो इंटीग्रल है ये x पे क्या हो जाएगा, इंडिपेंडेंट हो जाएगा, x की वैल्यू आप पे कुछ भी प्रायर बिलोंग नहीं करेगी। तो इसी का एप्लीकेशन अगर हमने बना लिया तो इंटीग्रेशन फ्रॉम a प्लस एन टी b प्लस एन टी, तो चलो इस तरह से एप्लीकेशन लिया, यहाँ पे x था, यहाँ पे x प्लस टी था तो x कैंसिल हो गया, यहाँ पे a प्लस एन टी था, b प्लस एन टी था, तो एन टी क्या है, सेम सेम f ऑफ x dx, तो सीधा इसका एप्लीकेशन में एन टी पे डिपेंड नहीं रहेगा, सो सीधा आप इसे क्या लिख सकते हो, a टू b f ऑफ x dx, t क्या है, तो t उसका पीरियड है। ओके तो t क्या है आपका, उसका पीरियड है। इंटीग्रेशन फ्रॉम a प्लस एन ऑफ टी टू b प्लस एन ऑफ टी इज इक्वल टू इंटीग्रेशन फ्रॉम a टू b, एन ऑफ टी क्या हो जाएगा, कैंसिल, मतलब इस तरह से। तो इसका एप्लीकेशन यहाँ पे हमने पीरियड में किया है। ओके तो एक और बात है यहाँ पे, इंटीग्रेशन फ्रॉम n ऑफ t टू m ऑफ t, तो चलो देखो यहाँ पे इंटीग्रेशन फ्रॉम n ऑफ t टू m ऑफ t इस तरह से है, f ऑफ x dx, इस तरह का अगर आपका फंक्शन है तो उसका इंटीग्रल क्या होगा, m माइनस n अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 टू t f ऑफ x dx, तो आप इस तरह का भी लिख सकते हो। चलो देखो फर्स्ट प्रॉपर्टी, सेकेंड प्रॉपर्टी, यहाँ पे आ गई आपकी थर्ड प्रॉपर्टी और यहाँ पे आ गई आपकी फोर्थ प्रॉपर्टी। तो डेफिनाइट इंटीग्रेशन में पीरियड ऑफ अ फंक्शन का हम किस तरह से एप्लीकेशन कर सकते हैं, यहाँ पे 4 प्रॉपर्टीज के थ्रू आपको क्लियर हो गया। फॉर प्रैक्टिस पर्पस हम यहाँ पे एक और एग्जाम्पल लेते हैं जिससे आपको पता चलेगा कि इसका एप्लीकेशन कैसे करना है। तो चलो देखो इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 टू 4 पाई मॉड ऑफ कॉस ऑफ x dx। चलो इस तरह से आपको क्या दिया है, फंक्शन दिया है। फंक्शन में आप देख सकते हो मॉडुलस फंक्शन है। हमने लास्ट लेक्चर में ही मॉडुलस फंक्शन का इंटीग्रेशन कैसे लेते हैं, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का इंटीग्रेशन कैसे लेते हैं, इसका स्टडी किया है। तो हम जो है स्पेशल टाइप ऑफ इंटीग्रेशन की तरफ चल रहे हैं। तो हमारा बोर्ड का सिलेबस कंप्लीट हो चुका है, हम मेंस एंड एडवांस के सिलेबस की तरफ चल रहे हैं। तो आपको इसे अच्छे से बारीकी से क्या करना पड़ेगा, देखना पड़ेगा। तो यहाँ पे देखो आपको पता है कॉस ऑफ एक्स जो है, कॉस ऑफ एक्स का पीरियड क्या है, 2 पाई का है, लेकिन इसका मॉड लिया तो मॉड ऑफ कॉस एक्स का पीरियड कितने का है, पाई का है। तो चलो देखो यहाँ पे क्या हो गया, 0 टू 4 पाई मॉड ऑफ कॉस ऑफ एक्स dx, इसे हम कैसे लिख सकते हैं, इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 टू 4 इंटू पाई मॉड ऑफ कॉस एक्स इंटू dx। तो यहाँ पे आपको पता चल गया कि ये जो पाई है ये क्या है, मॉड ऑफ कॉस एक्स जो आपका फंक्शन है उसका पीरियड है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 टू n ऑफ t f ऑफ x dx इज इक्वल एन क्या होना चाहिए, इंटीजर t क्या होना चाहिए, f ऑफ x का पीरियड। तो आप इसे n इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 टू t f ऑफ x dx इस तरह से लिख सकते हैं। प्रॉपर्टी अभी अभी हमने क्या की, स्टडी की। तो देखो इस प्रॉपर्टी का अगर हमने यहाँ पे यूज किया तो यहाँ पे पाई क्या है, मॉड ऑफ कॉस एक्स इस फंक्शन का पीरियड है, 4 क्या है, इंटीजर है। तो सीधा ये जो 4 है ये बाहर आएगा, इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 टू पाई मतलब t मॉड ऑफ कॉस एक्स dx
ओके तो अब हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे मॉडुलस फंक्शन का इंटीग्रेशन कैसे लेते हैं इसका स्टडी करना पड़ेगा। ओके ना, तो हमने ऑलरेडी इसका स्टडी किया है, आपको अच्छे से पता है कि मॉडुलस फंक्शन जब भी आता है तब हम क्या सोचते हैं कि ये जो मॉड के अंदर जो पार्ट है वो जीरो कहाँ पे होता है। मॉड के अंदर पार्ट कौन है, कॉस ऑफ एक्स, तो आपको देखना है कॉस ऑफ एक्स जीरो कहाँ पे होता है। तो आपको पता है x इज इक्वल टू अगर π/2 लिया तो cos x क्या होता है, जीरो। तो चलो क्वाड्रेंट में जाएंगे, तो यहाँ पे फर्स्ट क्वाड्रेंट है, मतलब यहाँ से यहाँ तक क्या आ गया 0 to π/2 और यहाँ से यहाँ तक आ गया π/2 to π, क्योंकि इंटीग्रेशन के लिमिट्स क्या है 0 to π है। तो सबसे पहले π/2 क्या है, π/2 0 से बड़ा है लेकिन π से छोटा है, तो हमें π/2 के ओवर इस इंटीग्रल को स्प्लिट करना पड़ेगा। तो चलो देखो यहाँ पे 4 आ गया, ब्रैकेट का यूज किया, इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 to π/2 मॉड ऑफ cos x dx प्लस इंटीग्रेशन फ्रॉम π/2 to π मॉड ऑफ cos x dx। तो यहाँ पे हमने कौन सी प्रॉपर्टी का यूज किया आपको पता है, इंटीग्रेशन फ्रॉम a to b को हम कैसे लिख सकते हैं, इंटीग्रेशन फ्रॉम a to c प्लस इंटीग्रेशन फ्रॉम c to b। c क्या होना चाहिए, a एंड b के बीच में लाई होना चाहिए। तो देखो इस प्रॉपर्टी का अगर हमने यहाँ पे यूज किया तो फिर क्या मिलेगा हमको, देखो अब 0 to π/2, 0 to π/2 मतलब क्या आ गया, फर्स्ट क्वाड्रेंट। यहाँ पे 0 to π/2 मतलब क्या आ गया, फर्स्ट क्वाड्रेंट, और फर्स्ट क्वाड्रेंट में cos x क्या होता है, पॉजिटिव, तो यहाँ पे इसकी वैल्यू क्या आएगी, पॉजिटिव। यहाँ पे cos x पॉजिटिव होता है। और π/2 to π मतलब क्या, सेकेंड क्वाड्रेंट, सेकेंड क्वाड्रेंट में cos क्या होता है, निगेटिव, मतलब यहाँ पे cos x निगेटिव होगा, मतलब ये जो वैल्यू है निगेटिव आएगी और ये जो वैल्यू है ये पॉजिटिव आएगी। तो आपका i क्या होगा 4 ब्रैकेट इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 to π/2, इसे हम पॉजिटिव लेंगे cos x dx, क्यों आपको बताया, माइनस, इसे माइनस लिया क्योंकि π/2 to π मतलब सेकेंड क्वाड्रेंट है, सेकेंड क्वाड्रेंट में cos x नेगेटिव रहता है, π/2 to π cos x dx। तो चलो सिर्फ हमें अब क्या लेना है, इंटीग्रेशन लेना है। सो cos x का इंटीग्रेशन सबको पता है 4 ब्रैकेट यहाँ पे यूज किया, cos x का इंटीग्रेशन क्या है, sin x, लिमिट्स पुट करेंगे 0 to π/2 माइनस cos x का इंटीग्रेशन क्या है, sin x, ये लिमिट्स पुट करेंगे π/2 to π। तो चलो देखो लिमिट्स कैसे पुट करते हैं आपको अच्छे से पता है, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। तो यहाँ पे आएगा 4 sin π/2 का मतलब 1 माइनस sin 0 मतलब 0 माइनस, यहाँ पे देखो sin π मतलब 0 माइनस sin π/2 मतलब 1। तो चलो देखो अच्छे से, सो 4 1 माइनस माइनस प्लस 1 मतलब 2 इंटू 4 मतलब क्या आ गया 8। तो इस इंटीग्रल का आंसर कितना आ गया, 8 आ गया। चलो तो किस तरह से प्रॉपर्टी का यूज करना है, स्पेशल टाइप ऑफ इंटीग्रेशंस का किस तरह से यूज करना है, ये आपको यहाँ पे क्लियर हो गया। तो इस तरह से पीरियोडिक फंक्शंस का पीरियड का यूज करके हम प्रॉब्लम को आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो ये जो आर्टिकल है, ये आर्टिकल आपको कैसा लगा आप मुझे कमेंट करके जरूर बताएं।